हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट सर्किल। बीईओ परीक्षा के लिए जो हम लोग करंट अफेयर्स अपलोड कर रहे हैं उस सीरीज में ये छठा वीडियो है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेली कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन देता रहूँ करंट अफेयर्स के, जिससे कि 16 अगस्त को जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो उस परीक्षा में 100% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप सही करके आएँ। और अगर आप 100% मैं मान के चलता हूँ 20 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर 17-18 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के स्कोर कर देते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। ओके। साथ ही साथ आप लोग बीईओ परीक्षा के लिए हमारी मिनी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 6 कंप्लीट फुल टेस्ट मिलेंगे। 120 क्वेश्चंस होंगे हर एक टेस्ट में, और पूरा का पूरा पेपर बीईओ परीक्षा के पैटर्न पे होगा। आपको उसके लिए 200 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ेगी 6 टेस्ट के लिए। तो वो आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए फाइनली एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के ये टोटल 27 या 28 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेरे इन सभी वीडियोस में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होता है जो इम्पॉर्टेंट नहीं हो। ओके। और वीडियो को हम थोड़ा फास्ट करेंगे, जिससे कि आपको आपका अधिक टाइम ना लगे वीडियो कंप्लीट करने में, बिकॉज टाइम इस समय बहुत क्रूशियल है। आपके पास सिर्फ 7 या 8 दिन है, तो इस समय की वैल्यू मैं करता हूं, तो आप भी करिए और जल्दी से इसको खत्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने BS6 मानक वाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? ठीक है। तो ये BS6 क्या है? ये पोल्यूशन के स्टैंडर्ड है, मानक है। तो अभी इस पहले इंडिया में BS4 चलता था, अभी डायरेक्ट इंडिया BS6 पे मूव कर गया है। ठीक है। तो ये क्यों है? जिससे कि जो वाहन है उनसे जो पोल्यूटेंट्स जो निकलते हैं, जो प्रदूषित तत्व निकलते हैं उनके धुएं वगैरह से, तो वो कम निकले, ऐसी टेक्नोलॉजी इन गाड़ियों में लगाई जाए। तो ये है BS6। तो अभी इसमें क्या होगा कि BS6 जो व्हीकल्स होंगे, तो उस पर 1 सेंटीमीटर की चौड़ी हरी रंग की पट्टी लगाई जाएगी। ठीक है। तो याद रखिएगा, हरा रंग अक्सर एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट को शो करता है। तो हरा रंग जो है गाड़ियों पे रहेगा BS6 के व्हीकल्स के ऊपर। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, महिला एशियाई कप 2022 फुटबॉल की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ठीक है। तो महिला एशियाई कप 2022 फुटबॉल, ये कहाँ पर होगा? भारत में होगा 2022 में। इसके पहले जो महिला एशियाई कप हुआ था वो हुआ था 1979 में, हुआ था इंडिया में। तो उसके बाद अब ये होने वाला है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। ये तीसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इसके पूछे जाने के चांसेस भी हैं। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? ठीक है। तो इसके पहले तक उत्तराखंड की एक राजधानी थी। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, जो अभी तक मेन थी। अभी क्या हो गया है, अब उत्तराखंड की 2 राजधानियां होंगी, और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है गैरसैंण को। ठीक। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? जैसे भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है, उसी तरीके से पंजाब सरकार ने कोवा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। तो कोवा ऐप जो है कोविड से संबंधित है। इसमें सारी जानकारियां दी गई हैं, कोविड के लक्षण क्या हो सकते हैं, अगर आपको ऐसे लक्षण होते हैं तो आप क्या करो, आपकी टेस्टिंग्स कहाँ होंगी, जो बाहर के स्टेट से लोग पंजाब में आ रहे हैं तो उनको उस कोवा ऐप में रजिस्टर करना पड़ता है। इवन मैं अभी पंजाब में ही रहता हूँ, तो जब भी मैं अपने होम टाउन यूपी से पंजाब आता हूँ बाय कार, तो जहाँ पे पंजाब की एंट्री होती है वहाँ पे पुलिस ने पूरा एक पोस्ट बना रखा है, चेक पोस्ट, वहाँ पे हर एक गाड़ी जाती है। देन वो वहाँ पे आपका कोवा ऐप से स्कैन करते हैं आपको। जब भी आप इस स्टेट के अंदर एंट्री करते हो तो आपको कोई बार कोड मिल जाता है, उससे वो लोग स्कैन करते हैं, तो पूरा डेटा लेते हैं, कौन बंदा आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी फॉलो करी जा रही हैं विधिवत पंजाब स्टेट के अंदर। इसी वजह से जो कोरोना के जो नंबर्स हैं एक्टिव केसेस के, वो भी काफ़ी कम है पंजाब में कंपेरेटिवली अदर स्टेट्स। ओके। तो कोवा ऐप में बहुत सारी चीज़ें हैं, ई पास वगैरह सब कुछ, मतलब कोवा से रिलेटेड मेरे मोबाइल में भी इस समय ये डाउनलोड है। पंजाब के अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं उन सभी के मोबाइल पे कोवा ऐप रहता है। तो
ये जो है कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे कि आरोग्य सेतु इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में जारी सिप्री की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? ठीक है, सिप्री क्या है? सिप्री एक संस्था है जो आपकी युद्ध सामग्री पर शोध करती है। फुल फॉर्म क्या है इसका? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी सिप्री की। ठीक है, तो कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो इसमें क्या है, ये एक डेटा निकालते हैं हर साल कि किस देश का सबसे अधिक आयात होता है, किस देश के अंदर युद्ध सामग्री का, और कौन सा देश सबसे अधिक निर्यात करता है। तो अभी हम भारत के बारे में बात करेंगे। तो भारत निर्यात के मामले में भारत की रैंक 23rd है, 23वीं रैंक है विश्व में निर्यात करने के मामले में, युद्ध अस्त्र वगैरह, युद्ध सामग्री। तो आयात में भारत का पहला स्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हथियारों को आयात करने में भारत का पहला स्थान है दुनिया में, और निर्यात करने में भारत का 23वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। भारत की स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट सेवा प्रदान करने के लिए इन्फोसिस ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? क्वालकॉम कंपनी का नाम है, ये एक चिप निर्माता कंपनी है, चिप बनाती है क्वालकॉम। तो इसके साथ स्मार्ट सिटीज में जो सेवाएं होंगी उनको प्रदान करने के लिए इन्फोसिस ने समझौता किया है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन किस शहर में मनाया गया? ओके, तो देखो, एक्चुअली तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 2020 का, उसका आयोजन लेह में किया जाना था। ठीक है, 21 जून को, लेकिन कोविड की वजह से ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है डिजिटल रूप से हुआ है। तो आपसे फिर भी क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना था, तो लेह में होना था। ओके, तो इसके बारे में बता चुका हूं मैं, योग दिवस के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इस बार जो योग दिवस हुआ था उसकी थीम क्या थी। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं? ओके, तो रूस की संसद में यह प्रस्ताव पारित हो गया है कि वहां के राष्ट्रपति अब 2036 तक बने रहेंगे। पुतिन अब 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। वहां की जो लोकसभा है, जिसे ड्यूमा कहते हैं, तो ड्यूमा में ये प्रस्ताव पारित हुआ। ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ओके, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इजराइल और जापान की जो लोकसभा है उसे किस नाम से जानते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो या पिछले के पिछले वीडियो में बताया है। तो जापान और इजराइल की जो आपकी लोकसभाएं हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ राज्य में जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के साथ किस राज्य ने जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था के लिए $80 मिलियन का समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, $80 मिलियन का लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। तो ये पैसा कहाँ लगेगा? जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था के लिए। 10वां प्रश्न है, फेसबुक ने निम्नलिखित में से किस 10वां प्रश्न है, फेसबुक ने किस नाम से भारत में CSR पहल की शुरुआत की है? ठीक, CSR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि कंपनीज अपना जो प्रॉफिट का कुछ शेयर निकालती हैं और उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में खर्च करती हैं। ठीक है, समाज की सेवा के लिए। तो ये जो है प्रगति नाम से अपनी CSR पहल शुरू करेगी फेसबुक, और इसका एम क्या है प्रगति का? भारत में महिला उद्यमशीलता को बढ़ाना। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रगति का उद्देश्य भी पूछा जा सकता है आपसे, भारत में महिला उद्यमशीलता को बढ़ाना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की दर को 7.9% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ओके, तो NSE में जो इंटरेस्ट रेट था उसको घटाकर 5.8% कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी जैसे हमारी इकोनॉमी डाउन चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बैंक वगैरह
सेविंग्स पे आपको इंटरेस्ट रेट कम देते हैं, जिससे कि आप लोग ज़्यादा पैसा बैंक में जमा ना करके अपने पास रखें, जिससे आप अपने पास रखेंगे तो वो पैसा खर्चा होगा और मार्केट में आएगा। उससे क्या होगा? उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, है ना? और लोन जो होगा, लोन के इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिए जाते हैं, जिससे कि लोग ज़्यादा पैसा ड्रॉ करें, ज़्यादा पैसा निकालें बैंक से, लोन लें और उन्हें फिर मार्केट में खर्चा करें। तो जब ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा तो उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो जब भी इकोनॉमी डाउन होती है तो इस तरीके के स्टेप्स लिए जाते हैं। आपने अर्थव्यवस्था में इस सब चीज़ों को पढ़ा होगा अच्छे से। 12वां प्रश्न है, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? ठीक है, तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो उन्हें वहाँ की डोमिसाइल दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो 7 वर्ष तक जिन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की है JNK में, और साथ ही साथ 10वीं और 12वीं की परीक्षा वहाँ से पास की है, तो उन्हें भी डोमिसाइल दिया जाएगा। याद रखिएगा, दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? ठीक है, तो मनरेगा मजदूरी में 20 रुपए की वृद्धि की गई है कोविड-19 की वजह से, याद रखिए। 14वां प्रश्न है, किस IIT ने प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? ठीक है, तो प्राणवायु नामक पोर्टेबल वेंटिलेटर ये IIT रुड़की ने विकसित किया है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस छठे वीडियो के साथ हमारे करीब 230 क्वेश्चंस हो जाते हैं। पिछले 5 वीडियो को मिलाकर मैं 200 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। आज के 27-28 क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हम लोग करीब 230 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकेंगे इस वीडियो के साथ। और कंटिन्यूसली मैं आपको वीडियो देता रहूँगा 14 तारीख तक। तो कोशिश यही रहेगी कि करीब 600 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लें। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? ठीक है, तो ये एक अफ्रीकी स्वाइन फीवर, इसका पहला मामला आया है असम में। ठीक, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो कश्मीर में केसर वहाँ का बहुत फेमस है, तो उसी को ही GI टैग, भौगोलिक संकेतक दिया गया है। ओके, केसर को। 17वां प्रश्न है, किस राज्य की 17वां प्रश्न है, किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पे GI टैग के हैं। एक आपका केसर जम्मू कश्मीर से, सोहराई खोवर पेंटिंग ये एक विशेष प्रकार की पेंटिंग है जो झारखंड में बनाई जाती है, तो इसे भी जो है GI टैग दिया गया है। और अगला है आपका तौलिया रुमाल, ये किस राज्य का है? ये GI टैग इसको, ये तेलंगाना का है। तौलिया रुमाल एक विशेष प्रकार का, ये लोग कुछ रुमाल बनाते हैं। तो याद रखिए 3 GI टैग इंपॉर्टेंट, तौलिया रुमाल तेलंगाना, सोहराई खोवर पेंटिंग ये आपका हो गया झारखंड, और केसर जम्मू कश्मीर। 19वां प्रश्न है, कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया गया? ओके, तो ये जो है कोविड पेशेंट की स्पीड चेकअप हो सके, इसके लिए कोबास 6800 ये एक परीक्षण मशीन है, कंट्री को दी गई है, परचेज करी इन्होंने बाहर से। कोबास 6800, इसे प्रतिदिन करीब ये लोग 1 लाख तक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 20वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली परीक्षा में पूछा जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तो उसकी थीम थी जैव विविधता संरक्षण, संवर्धन एवं जागरूकता, ये इसकी थीम थी। थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वली, तो इसे याद रखना। 5 जून को मनाते हैं और थीम क्या थी? जैव विविधता संरक्षण, संवर्धन एवं जागरूकता। 21वां प्रश्न है, हाल ही में नील नदी पर बन रहे ग्रैंड रेनेसा डैम को लेकर किन देशों के बीच विवाद चल रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो एक डैम बन रहा है नील नदी के ऊपर, ग्रैंड रेनेसा डैम, आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ग्रैंड रेनेसा डैम किस नदी पे बन रहा है? नील नदी पे बन रहा है। ठीक है, और ये बन रहा है इथियोपिया के अंदर। ठीक है, तो नील नदी इथियोपिया से होकर मिस्र में प्रवेश करती है, तो ये बिल्कुल बॉर्डर पे बन रहा है, मतलब जहाँ से इथियोपिया की सीमा खत्म होती है उसके जस्ट पहले ये लोग इस डैम को बना रहे हैं। तो इस चीज़ पे मिस्र ने आपत्ति करी है,
कि आप इससे पानी जो उनको मिलता है वो पानी कम हो जाएगा, और डैम का और भी अलग तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। सपोज पानी एकदम खोल दें तो बाढ़ वगैरह आ सकती है इजिप्ट में। तो इसलिए मिस्र और इथियोपिया के बीच इस समय बहुत तनाव है इस डैम को लेकर। ओके, 22वां प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? अभी भारत और चीन के बीच काफ़ी विवाद चल रहा है, तो वहाँ से भी कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि भारत और चीन सीमा रेखा को LAC कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि जो अरुणाचल प्रदेश और जो वहाँ पे जो चीन है उनके बीच जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताइएगा कि उस लाइन को क्या बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो भारत और चीन की सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है। 23वां प्रश्न है, किस लेक पर भारत और चीन के सैनिकों के मध्य झड़प देखने को मिली? ठीक, तो ये कौन सी लेक है? पैगोंग लेक बोलते हैं, पैगोंग सो लेक, ये लद्दाख में स्थित है। तो इसकी फिंगर 4 और 5 के बीच झड़प हुई थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 24वां प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच हाल के दिनों में काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद देखने को मिला। काला पानी भारत के किस राज्य में स्थित है? ओके, तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। ओके, तो काला पानी उत्तराखंड में स्थित है। तो इन सब क्षेत्रों को नेपाल ने अपने मैप में प्रदर्शित किया इसके बाद। तो काफ़ी विवाद चल रहा है, काफ़ी रिलेशंस इंडिया और नेपाल के खराब हो गए हैं हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? अब कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो इवन आप ज्योग्राफी में भी अगर रिवाइज करने जा रहे हो तो इंडिया और नेपाल के आसपास के जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान रखना। ओके, तो जो पश्चिमी सीमा है ये भारत और नेपाल के बीच में, तो ये काली नदी बनाती है। ठीक है, काली नदी को ही शारदा नदी भी बोलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो सबसे पूर्वी सीमा कौन सी होती है भारत और जो नेपाल के बीच में सबसे पूर्व में कौन सी नदी निकलती है, वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आप मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर देखे होंगे नदी वाला, तो आपको पक्का पता होगा, उसमें बताया। ठीक है, तो याद रखिए, भारत और सॉरी, भारत और नेपाल के बीच काली नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। काली नदी को ही शारदा नदी भी बोलते हैं। 26वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के कई राज्यों में टिड्डियों का प्रहार देखने को मिला है। टिड्डियां किस संघ से आती हैं? बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है और करंट से भी संबंधित है, तो इस तरीके के प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो टिड्डियां जो है आर्थ्रोपोडा में आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, टिड्डियां किस संघ में आती हैं? आर्थ्रोपोडा। ओके, 27वां प्रश्न है, किस भारतीय को रिचर्ड हॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ओके, तो रिचर्ड हॉकिंस पुरस्कार ये जावेद अख्तर को दिया जाएगा। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जावेद अख्तर को दिया जाएगा। इस तरीके से हमने इस वीडियो में 27 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। डेली मैं आपको 14 तारीख तक एक वीडियो देता रहूँगा BO परीक्षा के लिए, और हर एक वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और कोशिश करूंगा कि मैं इनके नंबर्स बढ़ाऊं और थोड़ा स्पीडी करूंगा, तो कम समय में हम ज़्यादा करंट अफेयर्स को डिस्कस कर पाएंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिए, एक कमेंट भी डाल दीजिए मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। ओके, और अगर आप इसे कहीं शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर। और जो लोग अपनी एक तैयारी को एक अच्छा रूप देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपने कैसी तैयारी कर ली है उसे चेक करना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप लोग BO की जो हमारी मिनी टेस्ट सीरीज है 6 फुल टेस्ट वाली, वो ज़रूर ज्वाइन करिए। चार्जेस भी बहुत कम है, 200 रुपये में ही आपको वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप जो है दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।